डेट है आज 24 नवंबर 2021। ये सब टॉपिक कवर करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है डिफेंस अलायंस ऑकस। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये गठबंधन है, अलायंस का मतलब गठबंधन। तीन कंट्रीज के बीच में एक ग्रुप है, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके। ये देखो यहाँ पे है ऑस्ट्रेलिया आपका, और ये है आपका यूएस अमेरिका, और ये है आपका यूके। ये इसलिए बनाया था ग्रुप, 2021 में ही बनाया ये ग्रुप। जो पैसिफिक रीजन है, इस रीजन में चाइना का जो इन्फ्लुएंस है ना बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, चाइना का प्रभाव बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी को कंट्रोल करने के लिए इन तीनों ने एक डिफेंस ग्रुप बनाया है। तो ये रिसेंटली अभी न्यूज में इसलिए है, वैसे ऑलरेडी हम इसको स्पेशल लेक्चर में पढ़ चुके हैं। अभी न्यूज में इसलिए आया क्योंकि इसने पहला इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट किया है, पहला समझौता किया है भाई साहब तीनों कंट्रीज ने मिलके कि ये एक दूसरी कंट्री के साथ जो भी सेंसिटिव नवल न्यूक्लियर प्रोपल्सन इंफॉर्मेशन है उसको एक दूसरे कंट्री के बीच में एक्सचेंज करेंगे, एक दूसरे कंट्री को प्रोवाइड करेंगे, इसलिए ये न्यूज में आया। इसमें देखो चाइना का इन्फ्लुएंस है रोकने के लिए इसको, क्योंकि चाइना और यूएस की जो राइवलरी है ना, चाइना और यूएस के बीच में जो दुश्मनी है वो बढ़ती जा रही है, टेंशन बढ़ती जा रही है इस वाले रीजन को लेके। जो ये वाला रीजन है यहाँ पे साउथ चाइना सी, क्योंकि यहाँ पे जो चाइना का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, और यूएस यहाँ पे देखो इन कंट्रीज़ की सहायता करता है, जैसे वियतनाम को भी प्रोवाइड करता है सहायता, इधर ये कंट्रीज़ हो गई यहाँ पे, तो इनको सहायता प्रोवाइड करता है। तो दोनों कंट्रीज़ के बीच में यहाँ पे टेंशन बढ़ती जा रही है। और इस डील में देखो ऑकस डील जो हुई थी उसमें ये हुआ था कि ऑस्ट्रेलिया को ये सबमरीन प्रोवाइड करेंगे। ये देखो सबमरीन मतलब पनडुब्बी जो समुद्र में नीचे जाती है, मेंबर जाते हैं इसमें, रिसर्च करते हैं, या फिर ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए काम आती है। इस ऑकस डील में 8 न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन देगा ये कंट्रीज ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट टॉपिक है सुएज कैनाल। कैनाल मतलब नहर, ये रिसेंटली न्यूज में है, और आर्टिफिशियल ये कैनाल है, मतलब ये खुदाई करके बनाई थी। ये है कैनाल भाई साहब, देखो ये वाले मैप पे देखो आप, पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ये जो मैप देख रहे हो आप यहाँ पे, ये अफ्रीका का इजिप्ट पार्ट और इधर इसराइल। ये इजिप्ट का ही देखो, इजिप्ट के अंदर ही खुदाई करके बनाई गई थी ये कैनाल। होता क्या था देखो, ये कैनाल बनाई थी 1869 में, 1869 में। इससे पहले जो ब्रिटिश थे, ये ब्रिटेन यहाँ पे देखो यहाँ से घूमते हुए आते थे इंडिया में व्यापार करने, या फिर वो लैंड रूट से आ सकते थे, और लैंड रूट आपको पता है ये रोक दिया था। यहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल है, उसने रोक दिया था। यहाँ पे बीजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था यहाँ पे टर्की के पास, उसने ये ब्लॉक कर दिया था। तो ये अंग्रेज लोग यहाँ से आया करते थे इंडिया से व्यापार करने, या एशिया की और कोई कंट्री से डील करते हैं यहाँ पे, इधर इंडोनेशिया या म्यांमार या इधर। लेकिन इनको ये बहुत लंबा रूट पड़ता था। तो 1869 में ये इजिप्ट के ये वाले पार्ट की खुदाई करके यहाँ पे नहर बना दी। अब ये यहाँ से घूमते हुए आते हैं, यहाँ से आते हैं और यहीं से डील होती है। ये अभी रिसेंटली न्यूज में है। ये देखो ये वाला रीजन है भाई साहब, ये मेडिटेरेनियन सी को और रेड सी को जोड़ता है। ये वाला रेड सी है, ये वाला पार्ट आपने देखा इस वाले मैप में, इरेज करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये वाला मैप देखो, यहाँ पे देखो ये है रेड सी, रेड सी और मेडिटेरेनियन सी को ये कनेक्ट करती है, ये वाली कनेक्ट करती है सुएज कैनाल, और ये इजिप्ट से होकर निकलती है। एशिया और अफ्रीका कॉन्टिनेंट को ये अलग करती है, सेपरेट करती है। और यहाँ पे देखो यूरोप से व्यापार होता है, इंडिया में वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में भी यहाँ पे व्यापार होता है। पूरे वर्ल्ड का 12% ट्रेड यहाँ इस कैनाल से होते हुए जाता है, सुएज कैनाल से। नेक्स्ट टॉपिक है पिग्मी हॉग्स। पिग्मी हॉग्स एक एनिमल है भाई साहब, जानवर। ये वर्ल्ड का रेयरेस्ट और स्मॉलेस्ट वाइल्ड पिग है। ये जंगली सुअर है, सबसे छोटा, पूरे विश्व में सबसे छोटा सुअर है ये। सुअर की देखो बहुत जाति, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा प्रजाति मिलती हैं, कई प्रकार की डिफरेंट टाइप्स की वैरायटी मिलती हैं। ये सबसे दुर्लभ है और सबसे छोटा ये है भाई साहब, चूहे जैसा दिख रहा है आपको, लेकिन है ये सुअर है, पिग है, पिग्मी हॉग नाम है इसका। ये देखो अधिकतर जो हिमालय की पहाड़ियाँ हैं ना हमारे हिंदुस्तान में, उसके सदर्न फुट हिल्स पे एलुवियल जो ग्रास लैंड है, एलुवियल देखो मिट्टी होती है, दोमट मिट्टी बोलते हैं हिंदी में। ये जो नदियाँ बहती हैं, नदियाँ जो पानी का बहाव से मिट्टी जमा करती हैं और न्यूट्रिएंट्स जमा करती हैं, उससे जमा होकर ये बनती है एलुवियल सॉइल। तो यहाँ पे जो ग्रास लैंड है, घास के मैदान है, हिमालय की पहाड़ियाँ जो ये वाले पार्ट की बात कर रहे हैं हम, हिमालय की पहाड़ियाँ, और इसका सदर्न पार्ट है ये वाला, क्योंकि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। ये सदर्न वाला पार्ट, दक्षिण वाला पार्ट इस पे मिलता है। और ये देखो अधिकतर असम में मिलता है, ये पिग्मी हॉग मिलता है असम में, और इंडिया का नेटिव है।
ये इंडिया का एंडेमिक है क्योंकि सिर्फ इंडिया में ही मिलता है, पूरे वर्ल्ड में ये पिग्मी हॉग। मानस नेशनल पार्क है असम में, असम में पाया जाता है मानस नेशनल पार्क में। लगभग इसके 240 एनिमल्स हैं अभी वाइल्ड में, जंगल में। 250 सिर्फ पिग्मी हॉग्स हैं। और पूरे वर्ल्ड में देखो मोस्ट थ्रेटन्ड मैमल्स की कैटेगरी में ये आता है, वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटन्ड मैमल्स है। मैमल्स का मतलब होता है स्तनपाई, बोलते हैं हिंदी में स्तनपाई। और स्तनपाई या मैमल क्या होते हैं? देखो ऐसे जीव होते हैं जिनमें ये कुछ क्वालिटी मिलती है, जैसे कोई भी एनिमल्स या कोई भी जीव है जिसके पास रीढ़ की हड्डी हो, यानी कि वो होने चाहिए वर्टेब्रेट, वर्टेब्रेट होने चाहिए, रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कोड। और देखो उनका वार्म ब्लडिड हो, गर्म खून हो। और चौथी कैटेगरी है वो रिप्रोडक्शन करते हो, यानी कि बेबी प्रोड्यूस करते हो, डायरेक्ट बेबी प्रोड्यूस करते हो, यानी कि बच्चे ना देते हो, मतलब बच्चे देते हो डायरेक्ट, अंडे ना देते हो। जैसे मुर्गी है भाई साहब, मुर्गी अंडे देती है, हैन मुर्गी अंडे देती है, अंडे में से बच्चे निकलते हैं, तो वो मैमल्स नहीं है। चौथी कैटेगरी है अगर बेबी प्रोड्यूस करते हैं डायरेक्ट, तो अपने बच्चों को मिल्क भी देते हो, दूध पिलाते हो, मिल्क प्रोडक्शन होता हो। तो देखो आदमी है, जो आदमी क्या मैमल है? बिल्कुल है आदमी, क्योंकि रीढ़ की हड्डी भी होती है, गर्म खून भी होता है, और अंडे से पैदा थोड़ी ना होते हैं, बच्चे होते हैं। और माएँ दूध भी पिलाती हैं, मिल्क प्रोडक्शन भी होता है। क्या डॉग मैमल्स है? डॉग भी मैमल्स हैं, ये सब कैटेगरी उसमें भी है, मुर्गी नहीं है। तो ये पिग्मी हॉग भी मैमल्स है। करंटली देखो ये जो IUCN है, इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये एक इंटरनेशनल NGO टाइप है भाई साहब। ये मतलब इसमें देखो NGO भी पार्टिसिपेट करती हैं और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी पार्टिसिपेट करती हैं। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है ये, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ये जो जंगल वगैरह है, फॉरेस्ट वगैरह, उनको बचाने का काम करता है, कंजर्व करने का काम करता है, जंगली जानवर या पेड़ पौधे, उनको बचाने का काम करता है। इसकी 9 लिस्ट है, उन 9 लिस्ट में से ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है पिग्मी हॉग। और जो हमारा एक वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना हुआ है 1972 का, इसमें देखो 6 लिस्ट हैं, शेड्यूल 1 2 3 4 5 6 नाम से, और इसके शेड्यूल 1 में ये मेंशन है पिग्मी हॉग। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलिसी ऑन MSP। ये पॉलिसी ऑन MSP GS पेपर 3 और प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अभी रिसेंटली न्यूज में ये है, देखो तीनों जो कानून थे, कृषि कानून, वो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया कि जब ये सेशन लगेगा पार्लियामेंट का, विंटर सेशन इस साल का, तो उन्हें रिपील कर दिया जाएगा। रिपील का मतलब हटा दिया जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा, क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है, आप सबको पता है, फार्मर मूवमेंट। तो अभी फार्मर्स डिमांड कर रहे हैं कि MSP की गारंटी दे गवर्नमेंट, कानून बना के, लॉ बना के। MSP क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसकी फुल फॉर्म है, हिंदी में बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस को, न्यूनतम समर्थन मूल्य। ये क्या होता है? ये ऐसा रेट होता है जब भी किसान अपनी फसल बोता है, फसल बोने से पहले गवर्नमेंट उसकी फसल के लिए एक मूल्य निर्धारित करती है। गवर्नमेंट अनाउंस ए प्राइस बिफोर सोइंग ए क्रॉप बाय फार्मर, उसी को क्या बोलते हैं? MSP बोलते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये करंटली मतलब प्रेजेंटली ये वर्तमान में 23 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है, खरीफ और रबी सीजन की क्रॉप मिला के। खरीफ का मतलब है जो देखो जून से सितंबर में जब मानसून सीजन आता है, बारिश होती है हमारे देश में, जून से सितंबर में जो फसलें बोई जाती हैं और काटी जाती हैं, उनको बोलते हैं खरीफ क्रॉप। और रबी की क्रॉप बोलते हैं विंटर में, जो सर्दियों में बोई जाती हैं, सर्दियों में बोई जाती हैं, यानी कि लगभग नवंबर से लेकर मार्च तक ये फसलें उगाई जाती हैं। ये हैं विंटर क्रॉप, रबी क्रॉप। जैसे गेहूं हो गया, वीट, ये सर्दियों में बोया जाता है। मस्टर्ड, सरसों हो गया। और इसमें खरीफ क्रॉप में जैसे पैडी हो गया, धान की खेती, ये है खरीफ क्रॉप। या आपका ज्वार बाजरा हो गया, ये भी खरीफ क्रॉप है। तो टोटल 23 क्रॉप के लिए अनाउंस करती है। 22+1, 22+1 क्यों? 22 के लिए तो MSP वर्ड यूज करती है गवर्नमेंट, और 1 के लिए करती है FRP करती है शुगर केन के लिए, गन्ने के लिए। शुगर केन के लिए होता यही है, बस नाम अलग है। इसके शुगर केन के बोने से पहले भी जो प्राइस अनाउंस करती है उसे बोलते हैं FRP। FRP का मतलब है फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो ये 23 क्रॉप के लिए MSP डिसाइड करती है फसल बोने से पहले। और देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट जब खरीदे तो MSP पे ही खरीदे, लेकिन शर्त यह है कि MSP से नीचे नहीं खरीदेगी। जैसे मान लो गेहूं का रेट तय किया गवर्नमेंट ने कि 20 रुपये किलो के हिसाब से हम खरीदेंगे जब आपका फसल बोकर तैयार हो जाएगी, लेकिन गवर्नमेंट हो सकता है उससे ज़्यादा भी से भी खरीद सकती है, कम से नहीं खरीद सकती। 20 या 20 या 21, 22, 23 कितने भी प्राइस पे खरीद सकती है। और जिस प्राइस पे खरीदेगी उसे बोलते हैं प्रोक्योरमेंट प्राइस। प्रोक्योरमेंट प्राइस
तो एक बात याद रखनी है, एमएसपी पे भी खरीदेगी तब भी खरीदने वाले प्राइस को प्रोक्योरमेंट प्राइस ही बोलेंगे। तो ये देखो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। गवर्नमेंट देखो इसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे डिसाइड करती है। जितना फसल बोने में खर्चा आता है किसान का, उससे 1.5 गुना, कम से कम 1.5 गुना ज़्यादा उसे प्राइस देता है। यूनियन बजट 2018-19 का जो पास हुआ था उसमें ये रखा था कम से कम किसान को 1.5 गुना ज़्यादा प्राइस दिया जाएगा, और ये साल में 2 बार फिक्स किया जाता है। और एक कमीशन है, ये देखो स्टैट्यूटरी बॉडी है कमीशन, एक कानून लॉ बना के इसको बनाया गया था, कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस। ये रिकमेंडेशन देता है, सिफारिश देता है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। ये कमेटी अप्रूवल देती है, मतलब फाइनल अप्रूवल कौन देता है, फाइनल अप्रूवल देता है ये कमेटी, जिसे प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन होते हैं, इसके प्रिसाइड करते हैं इसको। तो फाइनल अप्रूवल यानी कि जो लास्ट में अंतिम अनुमति देनी होती है वो देती है सीसीईए, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर। और सिफारिश कौन देता है, ये कमीशन, दोनों खरीफ की फसल हो या रबी सीजन की क्रॉप हो। जो एमएसपी डिसाइड किया जाता है 3 तरीके से डिसाइड किया जा सकता है। ये सीएसीपी रिकमेंड करती है A2, FL और C2 प्राइस को। A2 का क्या मतलब है, A2 का मतलब है A2 कॉस्ट। A2 कॉस्ट का मतलब है, देखो किसान को फसल बोने में जितना खर्चा होता है, जैसे किसान देखो बीज खरीद के लाया, खाद खरीद के लाया, फर्टिलाइजर या कोई केमिकल खरीद के लाया, पेस्टिसाइड वगैरह छिड़कने के लिए, खरपतवार वगैरह को मारने के लिए, या उसने लेबर हायर की, लोगों को अपने खेत में लगाया, काम कराया, या उसका फ्यूल खर्च हुआ, मान लो ट्रैक्टर में या इंजन में डीजल खर्च हुआ, इरिगेशन सिंचाई में जितना खर्चा आया, या कोई और उसका एक्सपेंडिचर खर्चा है, सबको मिला के बोलते हैं A2 कॉस्ट। और ये A2 प्लस FL क्या है, अगर A2 में हम FL जोड़ दें, FL का मतलब है फैमिली लेबर, देखो उसकी फैमिली भी तो काम कर रही होती है, लेकिन उसको तो वो काउंट नहीं करते ना, अगर इसको भी जोड़ दे तो ये हो जाएगा A2 प्लस FL। और अगर C2 क्या है, C2 में ये देखो, अगर किसान जिस खेत पे खेती कर रहा है, इस पे एग्रीकल्चर कर रहा है, इस भूमि पे, अगर वो इस पे खेती ना करता, मान लो किसी को रेंट पे दे देता, तो उसे साल में उसका रेंट किराया मिलता ना, तो ये किराया भी अगर जोड़ दें तो हो जाएगा C2 कॉस्ट। तो ये जो गवर्नमेंट देती है वो देखो A2 प्लस FL के लिए अधिकतर वो देती है इसका 1.5 गुना, जितना A2 प्लस FL आता है। लेकिन किसान डिमांड करते हैं भाई साहब C2 कॉस्ट का दिया जाए, लेकिन अभी देखो 1.5 गुना अधिकतर गवर्नमेंट जनरली ना A2 कॉस्ट का देती है। किसान बोलते हैं या तो A2 प्लस FL का दो, या C2 कॉस्ट जो आती है उसका 1.5 गुना प्राइस दो MSP हमें। तो ये सारा मैटर है। MSP की लिमिटेशन है, कुछ कमियां हैं, वो क्या है, देखो गवर्नमेंट क्या है, मेजर प्रॉब्लम ये है कि जितनी सारी, जैसे 23 क्रॉप का MSP डिसाइड किया, लेकिन 23 क्रॉप को खरीदती नहीं है मंडी में गवर्नमेंट, अधिकतर खरीदती है वीट और राइस को, गेहूं और चावल को खरीदती है, और वो भी सारे गेहूं और चावल को नहीं खरीदती, जितना भाई साहब उसके पास स्टोरेज कैपेसिटी खरीद लेगी, बाकी का नहीं खरीदेगी। तो सारा ऑल पूरा नहीं खरीदती, नहीं सारी क्रॉप को, नहीं सारे गेहूं और राइस को। तो जिनका खरीद लेती है किसानों का, जिस स्टेट में गवर्नमेंट खरीद लेती है उनको तो बेनिफिट होता है, और जिनका नहीं खरीदती वो भाई साहब नुकसान में जाते हैं। और MSP देखो ये बेस्ड है प्रोक्योरमेंट सिस्टम पे, और ये डिपेंड है मिडलमैन पे, क्योंकि देखो जो APMC मंडी होती हैं शहर में, उनमें मिडलमैन होते हैं, कुछ बिचौलिए होते हैं, कुछ कमीशन एजेंट होते हैं, और कुछ मंडी के जो ऑफिशियल होते हैं वो भाई साहब बीच में फार्मर से कमीशन लेते हैं, फीस लेते हैं, तो इससे भी किसान को नुकसान होता है। नेक्स्ट टॉपिक है ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2021। ये प्रीलिम्स और GS पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये रिपोर्ट अभी जारी की है 2021 की। कौन रिलीज करता है इसको, ग्लोबल स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी रिपोर्ट। मतलब इस रिपोर्ट में ये देखा जाता है कि किस नेशन में, किस कंट्री में डेमोक्रेसी कैसी है, यानी कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का रेस्पेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, लोकतांत्रिक वैल्यूज़ का, लोकतांत्रिक नियम का पालन हो रहा नहीं हो रहा। इस रिपोर्ट को जारी करता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस। ये इंस्टीट्यूट जारी करता है। इस रिपोर्ट में क्या फाइंडिंग देखी गई है, इस रिपोर्ट में फाइंडिंग देखी गई है कि इसमें देखो नंबर ऑफ कंट्रीज है ना 2020 में, वो अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं, ये बोला इसमें, यानी कि डेमोक्रेसी की तरफ नहीं बढ़ रही, बल्कि बहुत सारी कंट्री अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ रही हैं। और ये कैसी गवर्नमेंट होती है, ये कैसी सरकार है अथॉरिटेरियनिज्म। देखो जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, वो आप जानते हो क्या है,
अगर इब्राहिम लिंकन के हिसाब से हम डेमोक्रेसी को डिफाइन करें तो क्या है, रूल बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। रूल बाय द पीपल यानी कि लोग खुद रूल करेंगे अपने आप को, ऑफ द पीपल लोगों के लिए होगा, फॉर द पीपल लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार, लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार लोगों के लिए ही कानून बनाएगी। यह है डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में देखो बहुत सारे पार्ट होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे लास्ट में। जो अथॉरिटेरियनिज्म गवर्नमेंट है उसका क्या मतलब है? अथॉरिटेरियनिज्म का मतलब है, देखो ऐसी गवर्नमेंट, अगर उस गवर्नमेंट ने कोई रूल पास कर दिया तो वो रूल मानना ही पड़ेगा, मस्ट ओबे द रूल बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब कोई रूल बनाया सेंट्रल अथॉरिटी ने तो वो रूल मानना ही पड़ेगा। यानी कि ये पर्सनल फ्रीडम होती है ना, जो यानी कि आज़ादी होती है जो डेमोक्रेसी में होती है, पर्सनल फ्रीडम, लोगों की आज़ादी, स्वतंत्रता, उसको अलाउ नहीं करता अथॉरिटेरियनिज्म। ये है अथॉरिटेरियनिज्म। तो डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो अथॉरिटेरियन टैक्टिक्स की तरफ ज़्यादा बढ़ रही हैं। और इसमें जो ब्राज़ील और इंडिया की जो रैंकिंग आई है वो देखो मिडल लेवल में आई है, इनकी मिडल लेवल परफॉर्मिंग डेमोक्रेसी है इंडिया और ब्राज़ील। पेंडेमिक के दौरान बहुत सारी कंट्री हैं जो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ की तरफ बढ़ रही हैं ज़्यादा। तो डेमोक्रेसी जिस इंस्टीट्यूट ने जिसने जारी की है ये रिपोर्ट, इसके हिसाब से डेमोक्रेसी का मतलब है क्या? देखो इसके हिसाब से मतलब है डेमोक्रेसी का कि 5 कोर एट्रीब्यूट्स पे बेस्ड होनी चाहिए कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। कौन कौन से 5 इसके प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं? एक तो है रिप्रेजेंटेटिव मतलब गवर्नमेंट, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब है कि गवर्नमेंट रिप्रेजेंट करेगा कोई, मान लो जैसे हम इलेक्ट करते हैं एमपी एमएलए को, वो तो लोगों को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है उनका। नेक्स्ट प्रिंसिपल है फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकार हो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हो जैसे हमारे देश में है। नेक्स्ट है चेक्स ऑन गवर्नमेंट, गवर्नमेंट पे कंट्रोल भी हो, ऐसा नहीं है गवर्नमेंट इतनी पावरफुल बन जाए कुछ भी कर सके, तो गवर्नमेंट पे चेक्स भी हो, परफॉर्मेंस पे उसकी यानी कि लिमिट हो। जैसे सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देके गवर्नमेंट पे लिमिट लगाता है, पार्लियामेंट पे लिमिट लगाता है, क्योंकि पार्लियामेंट क्या है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारी संविधान का, उसका वायलेशन नहीं कर सकती, तो उस पर लिमिट है। नेक्स्ट है इम्पार्शियल एडमिनिस्ट्रेशन, इम्पार्शियल का मतलब है बिना किसी पक्षपात के, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सिविल सर्वेंट है, वो बिना पक्षपात के काम करें। नेक्स्ट है पार्टिसिपेटरी इंगेजमेंट, लोगों की भी भाई साहब भागीदारी हो। तो ये 5 प्रिंसिपल है इस इंस्टीट्यूट के हिसाब से। नेक्स्ट टॉपिक है आंध्र प्रदेश टू रिवर्क लॉ ऑन 3 कैपिटल मूव्स। ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। ये देखो आंध्र प्रदेश असेंबली ने, आंध्र प्रदेश की जो विधानसभा है उसने अभी एक बिल पास किया है, जो ऑलरेडी पहले देखो एक बिल पास किया था, उसको ही रिपील करने के लिए, उसको रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए नया बिल लेकर आए हैं। आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन एक्ट एम्ड एट सेटिंग अप 3 कैपिटल्स, और दूसरा है कैपिटल रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी रिपील एक्ट ऑफ 2020। इन दोनों एक्ट को रिपील करने के लिए ये लाया है बिल। तो ये क्या क्या थे, देखो ये बिल क्या थे, एक सेकंड आप फोल्ड करो। ये जब बिल लाया गया था तो इसलिए लाया था कि आंध्र प्रदेश है ना, जो आंध्र प्रदेश वाला ये रीजन, इसमें 3 कैपिटल बनेंगी, 3 राजधानी, जैसे एक स्टेट की एक राजधानी होती है एक कैपिटल, इसमें 3 बनेंगी, एक अमरावती, विशाखापत्तनम और कुरनूल, इसलिए लाया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने प्लान कर रही है कि इसको रिमूव किया जाएगा, क्योंकि अमरावती में क्या है, जो लैंड गिवर है वो गलत तरीके से लैंड दी गई है, वो अक्वायर भी गलत तरीके से की गई है, उसमें फ्रॉड हुआ है, इस वजह से ये रिपील कर रहे हैं इसको। रिपील का मतलब ये है, देखो अभी डिसेंट्रलाइजेशन में क्लियरिटी नहीं है। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है कि देखो एक जगह अगर कैपिटल होगी तो सारा डेवलपमेंट एक जगह होगा। अगर डिसेंट्रलाइज यानी कि विकेंद्रीकरण होगा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट जगह पे अगर हम 3 कैपिटल बनाएंगे तो तीनों जगह डेवलपमेंट होगा, विकास होगा, इनका मानना ये है। तो ये 3 कैपिटल फॉर्मूला था, 31 जुलाई को स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया था ये एक्ट लाके, आंध्र प्रदेश डिसेंट्रलाइजेशन एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ ऑल रीजन 2020, और ये रिपील एक्ट है 2020 का। ये 3 कैपिटल बना था, एक अमरावती में लेजिस्लेटिव कैपिटल होती, यानी कि यहाँ पे उनकी विधानसभा होती है आंध्र प्रदेश की, और जो विशाखापत्तनम में ये एग्जीक्यूटिव कैपिटल होती, यानी कि विशाखापत्तनम में जो गवर्नमेंट है उसके ऑफिस वगैरह होते, और कुरनूल है वो जुडिशियल कैपिटल, यहाँ पे हाई कोर्ट वगैरह होते इसके कुरनूल में आंध्र प्रदेश के।
तो जरूरत क्या थी, जरूरत ये थी, गवर्नमेंट का पहला कहना तो यही है कि अगर 3 कैपिटल होंगी तो डिफरेंट रीजन पे स्टेट में विकास होगा, डेवलपमेंट होगा, डिसेंट्रलाइजेशन होगा सेंट्रल थीम का। तो ये आंध्र प्रदेश ने 3 जो कैपिटल रिकमेंड की थी, कहना ये भी था आंध्र प्रदेश का कि हमने देखो इसलिए की है क्योंकि ऑल जो मेजर कमेटी बैठी थी ना, जो भी गवर्नमेंट ने कमेटी बैठाई थी डेवलपमेंट के लिए, तो उनकी सेंट्रल थीम यही थी कि डिसेंट्रलाइजेशन हो। जैसे BN श्री कृष्णा कमेटी बैठी थी, के शिवारमन कृष्णा कमेटी बैठी थी, के शिवराम कृष्णन कमेटी और GN राव कमेटी, तीनों कमेटी ने डिसेंट्रलाइजेशन के लिए रिकमेंडेशन दी थी, अपनी सिफारिश दी थी। तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट बोल रही है तो हम इनकी रिकमेंडेशन पे ही डिसेंट्रलाइजेशन कर रहे हैं अपने स्टेट में। तो इसको इंप्लीमेंट करने में डिफिकल्टी क्या है, परेशानी क्या है? परेशानी है पहली बात तो कोऑर्डिनेशन एंड लॉजिस्टिक फियर। लॉजिस्टिक मतलब भाई साहब देखो इतना लंबा चलना पड़ेगा, एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव सेपरेट सिटी में है। तो देखो 700 किलोमीटर दूर है विशाखापत्तनम से ये जुडिशियल कैपिटल कुर्नूल, और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती वो 370 किलोमीटर। अब सोचो आप, ये इतना मतलब ये 400 किलोमीटर और अमरावती कुर्नूल है 370 किलोमीटर। कहने का मतलब ये इतनी दूर जो कैपिटल है जो हमने ऊपर देखा 700, 400 और 370 किलोमीटर दूर। तो भाई साहब आप सोचो ये 700 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, 370 किलोमीटर, ये इतना तो आने जाने में टाइम ही इतना लगेगा भाई साहब इसमें, समझ रहे हो? और कितना फ्यूल खर्च होगा उसकी वजह से। तो ये जो और क्या इंडियन स्टेट हैं जिनने एक से ज़्यादा कैपिटल अपना रखी है? इंडिया में देखो ऑलरेडी है, महाराष्ट्र ने 2 कैपिटल अपना रखी है, एक मुंबई है, एक नागपुर है। नागपुर में विंटर सेशन लगता है। हिमाचल प्रदेश में 2 हैं, शिमला और धर्मशाला। धर्मशाला में विंटर सेशन लगता है। देखो इसलिए आ जाता है क्योंकि देखो यहाँ पे विंटर में कम सर्दी पड़ती है धर्मशाला में, और शिमला में ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बर्फ़ पड़ती रहती है। इसलिए हिमाचल प्रदेश ने अपना रखा है ये 2 कैपिटल सिस्टम। पहले जम्मू कश्मीर जो स्टेट था उसमें भी 2 कैपिटल हुआ करती थी, एक श्रीनगर और जम्मू। जम्मू थी विंटर कैपिटल, मतलब सर्दियों में जम्मू में आ जाते थे, गर्मियों में श्रीनगर में चले जाते थे सारा कामकाज करने के लिए। तो यही था इस लेक्चर में बस।